ट्वेल्थ में जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसका रिवीजन करने के लिए पहले 11th का कुछ वेव का रिवीजन कर लेते हैं। तो 11th में वेव में हम लोग जो पढ़े थे उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। y इक्वल टू ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। y को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, a हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, और t और x, t मतलब टाइम, x मतलब पोजीशन, ठीक है ना। इस पूरे चीज़ को हम लोग फेज बोलते हैं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ t अगर ड्रॉ करोगे आप, x को फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि अभी y x और t दोनों पे डिपेंडेंट है। तो x का वैल्यू कुछ फिक्स करने के बाद आप बोलोगे y एज ए फंक्शन ऑफ t, ये ड्रॉ करोगे तो वो भी साइनोसोडल आएगा। वैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x ड्रॉ करोगे t को कांस्टेंट रखते हुए तो वो भी एक साइनोसोडल ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ को फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ओमेगा डेल्टा टी माइनस के ओमेगा डेल्टा एक्स इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। अगर सेम पोजीशन की बात करोगे तो डेल्टा एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो सेम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे अगर देखेंगे तो फेज डिफरेंस इतना हो जाएगा। वैसे सेम टाइम पे अलग अलग एक्स के लिए फेज डिफरेंस देखेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, दो या दो से ज़्यादा वेव्स अगर सेम पॉइंट पे आए, ठीक है ना, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के कारण जो होता है उनका सिंपल सम कर देंगे, ठीक है ना। तो y1 प्लस y2, तो पहला वाला वेव के कारण जो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे वाले वेव के कारण इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अब ये रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड पे ऐसे डिपेंड करेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट वेव का जो ये फेज कॉन्स्टेंट वाला टर्म है ये रिजल्ट इंडिविजुअल वेव्स के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ओके, अब एम्पलीट्यूड जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। तो इस रिलेशन पे आराम से आ सकते हैं। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो पॉइंट बोलेंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू करना होगा, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, या कॉस फाई का वैल्यू 1 कब होता है, इस कंडीशन पे, ठीक है। तो उस समय इंटेंसिटी इतना आ जाएगा क्योंकि उसको 1 पुट करो। वैसे कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, उस समय इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उस समय इंटेंसिटी आप देखो यहाँ -1 पुट कर दोगे तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, और फाई का वैल्यू इतना होना पड़ेगा इसको -1 होने के लिए, ठीक है। अगर फिगर के हिसाब से सोचे तो कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों वेव्स दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हर पॉइंट पे। वैसे डिस्ट्रक्टिव मतलब दोनों वेव्स दूसरे को अपोज कर रहे हैं हर पॉइंट पे, ठीक है। ओके, अब फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच का ये रिलेशन है, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस कवर करने पे वेव का फेज बढ़ जाता है बाय 2 पाई, ठीक है ना। तो यूनिट डिस्टेंस कवर करने पे इतना, ठीक है, जिसको वेव नंबर ही बोलते हैं, और डेल्टा एक्स डिफरेंस के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना आ गया। तो अभी ऊपर देखे थे कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेज डिफरेंस इस टाइप का है, डिस्ट्रक्टिव के लिए इस टाइप का है। तो फेज डिफरेंस को हम लोग पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट कर ले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा फॉर्म का है, एन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कुछ भी ले सकता है। वैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए ये चीज़ एन प्लस 0.5 लैम्डा है। तो एन का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब फॉर्म, यानी इन सब पार्ट डिफरेंसेस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इन सब पार्ट डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है ना। अब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 सोर्सेस है, ठीक है, और इस पॉइंट पे इस सोर्स से भी वेव पहुँच रहा है और इस सोर्स से ही वेव पहुँच रहा है, ये S1 है और S2 है, ठीक है ना। तो अगर S1 से P का दूरी और S2 से P का दूरी सेम है और दोनों वेव्स आइडेंटिकल है मतलब देख सकते हो दोनों का वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट P पे देखो ना दोनों कंस्ट्रक्टिव ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल करके पहुंचा, ये भी दूसरा वाला वेव भी 3 साइकिल करके पहुंच रहा है। तो दोनों यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये वाला सिचुएशन है पार्ट डिफरेंस 0, दोनों वेव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं और फेज डिफरेंस भी कंसिक्वेंटली 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, S1 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है पॉइंट P तक, और S2 जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है। S1 कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, लैम्डा बाय 2 के बराबर, ठीक है ना। अब लैम्डा 2 एक्स्ट्रा चला है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना फाई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई का आ गया। तो अब देखोगे तो पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन S1 अगर लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल के पॉइंट P पहुंचता कंपेयर टू S2 से जो वेव निकल रहा है, तब पार्ट डिफरेंस लैम्डा का आता। लेकिन फिर से देखोगे तो पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव ही तो हो रहा है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है वैसे यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, जो कि हम लोग देखे थे ही, फेज डिफरेंस 0 हो तब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, 2 पाई होता है तब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, या पार्ट डिफरेंस 0 तब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होता है तब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, एंड सो ऑन। वैसे करके अलग अलग यहाँ पे केस ड्रॉ किया गया, PDF आपको मिल जाएगा, देख लेना। तो लाइट भी वेव जैसा बिहेव करता है। इस चैप्टर में हम लोग 2 लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला सिचुएशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग, मोनोक्रोमेटिक मतलब इससे एक ही वेवलेंथ का लाइट वेव निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक सपोज कार्डबोर्ड है जिसमें 2 होल्स है, ठीक है, स्लिट्स भी बोल सकते हैं, S1 और S2, है ना। और यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्क्रीन के किसी पॉइंट पे लाइट S1 से भी पहुंच सकती है, S2 से ही पहुंच सकती है, किसी पॉइंट पे लाइट S1 से ही पहुंच सकती है, S2 से ही पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी जनरल पॉइंट P ले लो,
वहाँ पे हम लोग अब देखते हैं क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, पहले पार्ट डिफरेंस निकालने, क्योंकि हमें अगर पार्ट डिफरेंस पता होगा तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा, फेज डिफरेंस पता होगा तो फिर वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या पार्ट डिफरेंस से भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रिक्ट पता कर सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लाइट को पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है और इस रास्ते से कितना डिस्टेंस चल रहा है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ओके, अब ये तो सोर्स इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली रखा गया, तो SS1 और SS2 तो इक्वल है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस करेंगे तो बेसिकली S2P माइनस S1P आ जाएगा, ठीक है। अब अगर स्मॉल डी यहाँ पे ये डिस्टेंस है, दोनों स्लिट्स के बीच का दूरी को स्मॉल डी बोलते हैं, अगर वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू कैपिटल डी, ठीक है, तो जो आपका पार्ट डिफरेंस आएगा वो डी साइन थीटा आएगा। फर्दर अगर ये भी रिस्ट्रिक्शन डाल दे कि जो जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट का एंगुलर लोकेशन भी बहुत छोटा है, ठीक है ना, तब साइन थीटा को टैन थीटा लिख सकते हो, तो इतना आएगा। तो पार्ट डिफरेंस आपका इतना आ गया, ये दोनों कंडीशन इंपोज करने के बाद, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस आ गया डी वाई बाई डी। हमें पता है पार्ट डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रहा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मतलब इतना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब इन लोकेशंस पे आपका कंस्ट्रक्टिव होगा वाई का वैल्यू, इस फॉर्मूला से जो वाई का वैल्यू आएगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं। तो एन का वैल्यू -2 पुट करेंगे, -1 0 1 2 3 4 वैसे कुछ बहुत सारे एन का इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग लोकेशन जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे पता चल जाएगा आपको। सिमिलरली पार्ट डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ या सॉरी n + 0.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा हुआ, n + 0.5 देखे थे ना यहाँ पे, याद है, ऐसा हुआ, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना आ गया, n का अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब आ रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल ब्राइट मतलब जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है उसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, ठीक है। फ्रिंज विथ का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क के बीच का सेपरेशन को फ्रिंज विथ बोलते हैं। एंगुलर लोकेशन के लिए जो कैपिटल डी था उससे डिवाइड कर देंगे ना, एंगल निकालने के लिए कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे लेंथ को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन आपको मतलब स्क्रीन पे क्या इंटेंसिटी आएगा वो दिख रहा होगा अभी, है ना। तो इसको थोड़ा जूम करें तो ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे सबसे पहले y = 0 पे तो दोनों लाइट सोर्सेस को से लाइट को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो यहाँ तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगा, चाहे लाइट कोई भी वेवलेंथ का हो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 पुट कर दो, फर्स्ट ब्राइट इसको बोलेंगे, इससे नीचे वाला फर्स्ट ब्राइट ये है, सेकेंड ब्राइट ये, थर्ड ब्राइट ये, एंड सो ऑन, ठीक है ना। वैसे ये सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, ये फर्स्ट क्या बोलेंगे डार्क फ्रिंज इसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी है, ये सेकेंड डार्क, ये थर्ड डार्क एंड सो ऑन, ठीक है ना। देख लो ना, फर्स्ट डार्क पे फेज पाथ डिफरेंस λ/2 है, सेकेंड पे 3 λ/2 है, थर्ड पे 5 λ/2 एंड सो ऑन, है ना। वैसे करके यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे दोनों इंटेंसिटीज डिफरेंट है लाइट की, ठीक है ना, I1 I2, तो इसलिए मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो इस फॉर्म का ही लिखा हूँ मैं। अगर I1 I2 इक्वल हो जाए, मतलब मैं जनरली लिखा हूँ, अगर I1 I2 इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ शिफ्ट होकर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, ये मिनिमम इंटेंसिटी वाला लाइन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लाइन। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, अब बीच वाले चीज़ें भी हो रहे होंगे, ठीक है। इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जैसे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो बाकी पॉइंट्स पे इनके बीच के पॉइंट्स पे देखो ना, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वेरी कर रहा है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। अब थोड़ा और हार्ड करेंगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो मैं बोलने वाला हूँ इनिशियल फेज डिफरेंस वाला, वो समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, अब जो दो सोर्सेस थे वहाँ से जब लाइट निकल रहे थे तो हम लोग मान लिए थे निकलते वक्त ही दोनों फेज में थे, ठीक है। लेकिन अगर S1 से जब लाइट निकल रहा है तो वो मैक्सिमम से निकल रहा है, और S2 से जब लाइट निकल रहा है वो नेगेटिव मैक्सिमम से निकल रहा है, तो इनिशियली इनका फेज डिफरेंस यहीं पे आप देखोगे तो पाई का है, ठीक है। इसका π/2 ज़्यादा है, इसका π/2 कम है ना, ठीक है। तो यहीं पे पाई हो गया। तो अब अगर स्क्रीन के सेंटर वाले पॉइंट पे, जैसा भी मैं बोल रहा था सेंटर वाले पॉइंट पे हमेशा ब्राइट होता है, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भले दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच रहे, इनिशियल ही दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था जिसके कारण यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। समझ में आई बात। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर दोनों लाइट सोर्सेस इंडिपेंडेंट हो तब ये जो मैं अभी बात बोला ना, अभी आप लाइट जो निकल रहा होगा उनके बीच में 5 का फेज डिफरेंस है, नेक्स्ट मोमेंट में जो निकलेगा उनके बीच में 3 पाई का होगा, नेक्स्ट मोमेंट में निकलेगा उसके में 4.1 पाई का होगा, नेक्स्ट मोमेंट में निकलेगा उसका 2 पाई का होगा, कुछ भी हो सकता है, वो रैंडमली और रैपिडली चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीन के किसी एक पॉइंट को भी आप देखते रहोगे तो वहां भी इंटेंसिटी टाइम के चेंज होते रहेगा और बहुत रैपिडली चेंज होगा, 1 सेकंड में लाखों करोड़ों अरबों बार चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ह्यूमन आई उतना कैपेबल नहीं है, उतना जल्दी जल्दी चेंजिंग चीज़ों को परसीव करने के कैपेबल इनफ नहीं है, तो हमें टाइम एवरेज दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ
कि अगर अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े थे उसमें यहाँ पे ये चीज़ जीरो थी, ठीक है ना, सेम सोर्सेस से अगर डिराइव होंगे, ऊपर तो सेम ही सोर्सेस से डिराइव होते हैं ना, देखो ऊपर में सेम सोर्स से ही S1 पे लाइट पहुंचा था, S2 से लाइट पहुंचा था, सोर्स अगर सेम है तो इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर S1 S2 दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है, तो S1 और S2 का इनिशियल फेज डिफरेंस जो रहेगा उसको डेल्टा पाई आई से डिनोट कर रहे हो, और ये रैपिडली एंड रैंडमली वेरीज विद टाइम, ठीक है। अब ये वाला चीज तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, इसके किसी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस पता है तो इसके कारण फेज डिफरेंस आ जाएगा, अलग अलग लेंथ कवर करके जो वेव्स पहुंच रहे होंगे। लेकिन इनिशियल में ही जो रैंडमनेस के कारण इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया है उसको ट्रैक नहीं कर सकते, और ये इतना रैपिडली और रैंडमली चेंज होता है कि इस पॉइंट पे अभी डार्क बन रहा है, 1 सेकंड का ब्राइट बनेगा और बीच में डार्क से ब्राइट के बीच में हर चीज़ करोड़ों करोड़ों बार बन जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है ना। तो आपका ह्यूमन आई क्या करेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के एवरेज आपको दिखा देगा, ठीक है। तो मान लो दोनों इंटेंसिटीज इक्वल है, आई नॉट, तो मिनिमम हो सकता है 0 डिस्ट्रक्टिव के लिए, मैक्सिमम हो सकता है 4 आई नॉट, तो दोनों का एवरेज मतलब 2 आई नॉट दिख जाएगा। तो आपको सिंपली सम दिखेगा जो कि हमारे रूम्स में होता है। आप जब रूम में बैठे हो, एक बल्ब ऑन करोगे, आपका यहाँ स्टडी टेबल है, वहाँ पे बुक में जितना लाइट पड़ रहा है, आपको लग रहा है लाइट कम पड़ रहा है, तो दूसरा बल्ब ऑन कर दोगे, ठीक है। दूसरा बल्ब ऑन करने पे लाइट कम तो नहीं होता है ना जो आपके बुक पे पड़ रहा है, कारण क्या है, ये दोनों बल्ब्स यहाँ पे इस फॉर्म का है, ठीक है, ये वाला चीज़ इनके लिए जीरो नहीं है। तो बेसिकली इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका I2 है, अगर तो यहाँ पे I1 + I2 मिल रहा है आपको, मतलब कोई इंटरफेरेंस वाला चीज़ नहीं है। इंटरफेरेंस हो भी रहा है तो ह्यूमन ही पता नहीं कर पा रहे, इतना जल्दी चीज़ें चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, बैटरी खत्म होने वाला है, देखते हैं कितना हो पाता है। ओके, तो यही मैं पे यहाँ पे जो ज्ञान में बांटा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ लेना, PDF भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसी को कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है दैट डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी बेसिकली जो फेज डिफरेंस होता है रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो यही वाला चीज़ अपने काम का एक सेंस में। इनकोहेरेंट के लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा चीज़ें, आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 + I2, √I1 √I2 वाला चीज़ का टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ओके ओके, आप डबल स्लिट खत्म हो गया, अब सिंगल स्लिट पे आते हैं। तो सिंगल स्लिट मतलब एक ही होल है, या स्लिट तो अलग होता है, स्लिट है जिसका विड्थ कितना है, A है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पॉइंट सोर्सेस के साथ हमको डील करना आता है डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट में, तो इसको बहुत सारे पॉइंट सोर्स में इमेजिन करके हम लोग इसके साथ डील करेंगे, ठीक है। ये सब मैं लिखा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, PDF में मैं शायद भेज भी दूँ। आपका काम का चीज़ यहाँ पे सिर्फ जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मिनिमा निकालने के लिए आप ये करोगे यूज़, ठीक है, nth मिनिमा निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वैसे मैक्सिमम निकालने के लिए ये डिटेल में मत पढ़ना, है ना, मैं पिछले साल जो एडवांस बैच पढ़ा रहा था वहाँ पे ये सब बताया था, तो वहीं से भी निकाल के दे रहा हूँ। और मैक्सिमम निकालने का तरीका ये, ठीक है, डिटेल मत पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब जो इंटेंसिटी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो वहाँ पे आप ग्राफ देखे थे थोड़ी देर पहले जो मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे ऐसा ऐसा आया था, ठीक है, हर जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम पे सेम आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सेंट्रल ब्राइट वाला इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट ब्राइट वाला कम है, सेकंड ब्राइट वाला और कम है, सो ऑन, ठीक है, और विथ भी कम होते आ रहा है ना। अब उसका कारण सिंपल है, ऊपर जो मैं लिखा हूँ वहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो पूरा का कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे 1/3 ऑफ द स्लिट का ही कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे 1/5 का कंट्रीब्यूशन है होता है, सो ऑन, वो याद कर लेना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल, वो तो आपको पता ही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या है कि क्यों, जैसे ये आपके पास वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब जिन पॉइंट पे क्या बोलते हैं फेज का वैल्यू सेम रहता है, उन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो फिगर आपको मिलेगा, जो शेप मिलेगा, उस शेप को वेव फ्रंट बोलते हैं ना। तो लोकस अगर आप पढ़े हो मैथ्स में, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम क्या बोलते हैं फेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज एक पत्थर आप डाले हो किसी लेक पे, तब तो आपको पता सर्कुलर वेव्स बाहर निकलेंगे, है ना। तो ये किसी टाइम पे सर्कुलर वेव का फोटो आप खींचे, ठीक है ना। तो कुछ देर बाद का अगर सर्कुलर वेव को ड्रॉ करना है, तो अभी यहाँ पे मान लो ये सब पॉइंट खुद डिस्टर्बेंस का सोर्स है, ठीक है, एक्चुअली में है ना, लेकिन आप मानोगे। अब यहाँ पे पत्थर फेंकोगे तो यहाँ से सर्कुलर वेव बाहर निकलेगा, यहाँ पे फेंकोगे तो यहाँ से मिलेगा। तो वैसे करके मैं 3 सर्कुलर वेव दिखाया हूँ, इन तीनों पॉइंट में मान लो इमेजिन करो पत्थर फेंके, ठीक है। तो वैसे करके हर पॉइंट पे इमेजिन करोगे तो ऐसा 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 आएगा। अब इन सबका जो कॉमन सरफेस रहेगा वही हो जाएगा शेप ऑफ वेव फ्रंट एट सम लेटर टाइम, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, ये होता है। और पीछे वाले को हम लोग नहीं देखते हैं ना, पीछे भी तो आएगा ना सर्कल्स का कॉमन सरफेस, वहाँ पे नहीं होता है, खाली आगे होता है, आगे की तरफ जाने तरफ होता है, पीछे तरफ नहीं होता है। रीजन नहीं है, सब ये सब ड्रॉबैक्स है इसका, ठीक है। ओके,
ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो प्लेनर वेव फ्रंट कैसे आ सकता है, ये स्फेरिक क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे आ सकता है, वो सब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ, ऑप्टिकल लेंथ, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है म्यू टाइम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ठीक है। तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ को, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है ना। ओके, चलो ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैं हटा दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं पोलराइजेशन में, ठीक है। तो पोलराइजेशन समझ लो, आपका जब जैसे ये आपका कोई वेव है जो कि जेड के अलोंग इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको जेड पोलराइज वेव बोलेंगे। और रेड वाला वेव में वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो इसको वाई पोलराइज वेव बोलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर वेव आपका किसी प्लेन पे कन्फाइंड है, ठीक है, या डायरेक्शन वाइब्रेशन कन्फाइंड है, तो उसको हम लोग पोलराइज्ड वेव बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे काम का लिनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड ही हमारे काम का है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ। तो अनपोलराइज्ड लाइट ऐसा दिखाएगा जिसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। लिनियरली पोलराइज्ड ऐसा हो जाएगा, कोई एक डायरेक्शन के अलॉन्ग ही वाइब्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड टू ओनली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या प्लेन, ठीक है। ओके, अब पोलराइड क्या होता है, ये मेड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होता है जो एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस को ही अलाउ करता है उसके थ्रू पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पास एक्सिस ऑफ ए पोलराइजर है, पोलराइजर ड्रॉ नहीं किया, खाली उसका पास एक्सिस ड्रॉ किया हो, तो अनपोलराइज्ड लाइट इसके थ्रू भेजेंगे तो लिनियरली पोलराइज इससे बाहर निकलेगा, मतलब इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा सिर्फ वो बचेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ई नॉट है, ये थीटा है, तो पास एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ई नॉट कॉस थीटा ही पास होगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर के थ्रू भेजोगे, ठीक है, तो इसके पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ही बचेगा, है ना। अब अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि ये जो लाइट इससे ट्रांसमिट हो जाएगा उसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट मतलब हर एक डायरेक्शन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, जो लाइट निकलेगा वो, हाँ ये ऐसा रहेगा तो ऐसा निकलेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा निकलेगा, लेकिन इंटेंसिटी उसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, आधा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ओके, अब अगर लिनियरली पोलराइज को किसी पोलराइजर के थ्रू भेजोगे, तो लिनियरली पोलराइज लाइट और पोलराइजर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आप ई नॉट तो पास नहीं होगा, ई नॉट कॉस थीटा ही पास होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ई नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इंटेंसिटी ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटेंसिटी है, ये मलूज लॉ यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपका हो जाएगा यहाँ का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अभी तो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें हैं, मतलब ये डिटेल में नहीं है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसको हटा दो, इसको आगे बढ़ते हैं। अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, उसको एक लेंस के थ्रू आप देखोगे तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, दोनों इमेज इतना तो ओवरलैप हो रहा है कि आप उन पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसको अनरिजॉल्व बोलेंगे। ये जस्ट रिजॉल्व है, इसका इमेज का गोला ऐसा कुछ बन रहा है, इसका कैसा बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा जस्ट रिजॉल्व है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाँ दो अलग अलग चीज़ें का इमेज है, ठीक है ना। तो अगर इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ करके देखेंगे तो ये अनरिजॉल्व है और इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, ठीक है ना। पीक्स के बीच में सफिशिएंट सेपरेशन है कि हमें अलग अलग लग रहा है, मतलब ये क्वालिटेटिवली डिफाइंड नहीं है, क्वांटिटेटिवली डिफाइंड है, लेकिन मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक लेंस के लिए जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट ये लेंस के थ्रू आप उसको देखोगे तो उस आपको क्लियरली दो अलग अलग पॉइंट्स से दिखे, तो उसके लिए मिनिमम एंगल होता है इतना, जहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और डी यहाँ पे ये, ठीक है ना। डी के बारे में मैं नीचे बताया हूँ, अपर्चर या लेंस का कुछ भी हो सकता है ना, नीचे बता दूंगा। तो इस चीज़ से आगे बढ़े तो एंगल हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, एंगल हो जाएगा, सॉरी, ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ से मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा, एंगल को मिनिमम सेपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इतना आ गया, ठीक है, जहाँ पे एस ये वाला डिस्टेंस है ना। रिजॉल्विंग पावर होता है जो मिनिमम डिस्टेंस आया था उसका रेसिप्रोकल, तो इसको रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाँ, जो डी के मतलब मैंने बताया था ना, तो अपर्चर जो होल होता है लाइट को आने के लिए होल, उसका डायमीटर भी हो सकता, उसका डायमीटर या लेंस का डायमीटर, दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको लेना है ऊपर वाले डी के फॉर्मूला में, ठीक है। डी अपर्चर का डायमीटर या लेंस का डायमीटर जो दोनों में छोटा हो वो, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के लिए सिमिलरली देखेंगे तो डी मिनिमम इतना आ जाएगा, है ना। अब इसके लिए हम लोग यूज़ किए थोड़ा ज्योमेट्री, टैन बीटा का वैल्यू d/2 डिवाइडेड बाय एफ नॉट, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, तो इतना आ गया, इतना आ गया, तो यहाँ से 2 टैन बीटा का वैल्यू इतना आ गया, तो इस चीज़ को
ऐसे लिख सकते हैं और वैसे करके ये ऐसा आ गया। तो डी मिनिमम का वैल्यू माइक्रोस्कोप के लिए इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वैक्यूम था, वैक्यूम के बदले अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फिल कर दे यहाँ पे, ठीक है, और बीटा अगर बहुत छोटा है तो टैन बीटा को हम लोग साइन बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो लैम्डा है उसको लैम्डा डैश से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज कर दिए, पहले वैक्यूम में अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो न्यू मीडियम में लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक है ना, और लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। याद रखना बीटा यहाँ पे स्मॉल है ना, तो इस चीज़ को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं ना। ये एनसीईआरटी मेंशन इसलिए बता रहा है, यूजुअली मैं पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मलूज लॉ, एक सेकेंड। तो ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है, इंसिडेंट रे ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होता है जिसको ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, सच दैट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये अगर 90 डिग्री है तो उससे आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अनपोलराइज रहेगा, ठीक है, और ये वाला जो रे होगा रिफ्लेक्टेड रे टोटली पोलराइज होगा, इसको ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो आपको मिलेगा ब्रूस्टर्स लॉ। तो म्यू ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड म्यू ऑफ रेयर मीडियम टैन ऑफ ब्रूस्टर एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो चलो अब PYQs में आते हैं। तो YDAC में एक स्लिट का विड्थ जो है 3 गुना है दूसरे स्लिट के विड्थ से, और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो हो जाएगा 3:1, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आपको पता है मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है आपका A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 माइनस A2 हो जाएगा 2 और A1 प्लस A2 हो जाएगा 4, तो 2/4 का स्क्वायर यानी 1/4। इन YDAC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय इतना मिलीमीटर, मतलब ये स्मॉल डी की वैल्यू है, एंड स्क्रीन इज इतना मीटर अवे यानी कैपिटल डी की वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल ब्राइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछा है, तो सबसे पहले अगर ये सेंट्रल ब्राइट है और ये फोर्थ ब्राइट है तो सेंट्रल और फोर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 4 टाइम्स बीटा, जहाँ पे बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सिमिलरली नीचे तरफ जो फोर्थ ब्राइट होगा, फोर्थ ब्राइट सेंट्रल और फोर्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फिर से कितना हो जाएगा, 4 बीटा। तो इन दोनों फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 बीटा। तो ये है 8 बीटा, और आपको 8 बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इतना है ना, तो 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को लैम्डा मिल जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 6 × 10⁻⁷ मीटर आया। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C बाय लैम्डा, C होता है 3 × 10⁸ ऐसा यूनिट्स में, और लैम्डा का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में इतना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻14, तो आंसर हो जाएगा 5। तो YDAC में दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का इंटेंसिटी इक्वल है, तो मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो हमें पता है मैक्सिमम वाला इंटेंसिटी जो होता है वो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होता है। तो √I0 प्लस √I0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4I0। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक अनपोलराइज लाइट को 2 पोलराइजर से पास किए, ठीक है, और जो फाइनल इंटेंसिटी मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, I/2। तो अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी I है, इससे पास और इससे पास होने के बाद फाइनल इंटेंसिटी I/2 है ना। अब हमें पता है कि इससे पास होने के बाद I की वैल्यू I/2 हो जाती है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो I/2 ही होगा, और I/2 से I/2 रह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पोलराइजर्स पैरेलल होंगे, इनका एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है ना। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेकेंड पोलराइजर को कितना रोटेट करे अभी करंट पोजीशन से, ताकि फाइनल इंटेंसिटी 3I/8 हो जाए। तो अभी जो I/2 मिल रहा है हमें 3I/8, ठीक है ना। तो इसको आप रोटेट कर दो, मान लो इसको रोटेट करने के बाद आपको इंटेंसिटी चाहिए 3I/8, है ना। तो इसको रोटेट कर चुके हैं बाय थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी ये तो I पहला वाला पोलराइजर से निकलने का I/2 ही देगा, ठीक है ना, क्योंकि अनपोलराइज लाइट है तो I/2 ही देगा। अब ये इतना दे रहा है, मतलब इसका यहाँ पे अगर इसका रोटेशन मान लो थीटा डिग्रीज का हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं मलूज लॉ से कि इंटेंसिटी जो एंटर कर रहा है I/2 है, जो लीव करेगा वो cos स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है। तो हमें पता है मलूज लॉ से I स्क्वायर इंटू कॉस I, मतलब I इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइनल I, जो कि है 3I/8। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 आ रहा ना, तो यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपसे थीटा पूछा गया था। अब फर्स्ट ब्राइट ऑफ वायलेट और फर्स्ट ब्राइट ऑफ रेड के
का लोकेशन आपको दे दिया गया, तो आपको फर्स्ट ब्राइट ऑफ वायलेट निकालने के लिए लैम्डा डी बाय डी करोगे, जहाँ पे लैम्डा ऑफ वायलेट लोगे। वैसे फर्स्ट ब्राइट ऑफ रेड निकालने के लिए लैम्डा डी बाय डी, जहाँ पे लैम्डा आप लैम्डा ऑफ रेड लोगे, ठीक है ना। दोनों सेटअप के लिए ज्योमेट्री सेम ही है, तो डी बाई डी दोनों जगह सेम ही आएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर माइनस 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया था डिफरेंस इन वेवलेंथ, तो लैम्डा आर माइनस लैम्डा वी करने के लिए डी बाई डी कॉमन ले लो, और कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया। चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो स्मॉल डी है उसका वैल्यू यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और कैपिटल डी तो ऑलरेडी मीटर में दिया, तो उसको ऐसे ही लिख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, नैनोमीटर में इतना आएगा। तो YDSE में आपको बोल दिया है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जो है वो टाइम का फंक्शन है ना, D0 प्लस A0 साइन ओमेगा टी। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फ्रिंज विथ और स्मॉलेस्ट फ्रिंज विथ, तो हमें पता है जो फ्रिंज विथ होता है उसको बीटा से नोट करते हैं, वो होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्मॉल डी चेंज हो रहा है, तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्मॉल डी का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। अब यहाँ से स्मॉल डी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू D0 माइनस ए, ठीक है। वैसे इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू D0 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी का मिनिमम वैल्यू पुट करो, जो कितना होगा, वैसे बीटा का मिनिमम वैल्यू के लिए डी का मैक्सिमम वैल्यू पुट किया, जो कितना होगा, और दोनों का डिफरेंस इतना आएगा, जो कि ऑप्शन 2 के बराबर है। YDSE में इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, तो हमें पता है कि ऑरेंज का वेवलेंथ ज़्यादा होता है ब्लू के वेवलेंथ से। अब अगर हम लोग वेवलेंथ चेंज करेंगे तो फ्रिंज विथ, क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ लैम्डा चेंज कर रहे हैं, और लैम्डा हम लोग घटा रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज में वेवलेंथ ज़्यादा था, ब्लू में वेवलेंथ कम हो गया है, तो लैम्डा घटेगा तो बीटा घटेगा, तो मतलब बीटा जो है डिक्रीज हो रहा है। अब बीटा होता है 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन, और बीटा यानी घट रहा है, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स व्हेन रेडियो लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू एयर एंड वैक्यूम इज 1। तो सेम थिकनेस कवर कर रहा है एयर में और सेम थिकनेस कवर कर रहा है वैक्यूम में, तो दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ वेव्स है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। अब नंबर ऑफ वेव्स मतलब क्या, अब एक वेवलेंथ को हटने के लिए इतना लेंथ चाहिए होता है, तो एल लेंथ अगर लाइट ट्रैवल करेगा तो एल लेंथ में कितना वेवलेंथ हटेगा, एल बाय लैम्डा, उसी को नंबर ऑफ वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स का डिफरेंस, तो नंबर ऑफ वेव्स अगर आप एयर में निकालो तो एयर में नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन एयर, मान लो टी है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर, और वेवलेंथ इन एयर हो जाएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। वैसे ही नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वैक्यूम, जो कि लैम्डा नॉट है। और ये हो गया नंबर ऑफ वेव्स इन एयर, और ये हो गया नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 दिया हुआ है, तो ये चीज़ 1 के बराबर है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टी की वैल्यू लैम्डा नॉट बाय म्यू -1 मिलेगा। सब लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 10⁻⁻10, और म्यू ऑफ एयर आपको दिया हुआ था, म्यू ऑफ वैक्यूम तो 1 होता है, पुट किए तो इतना आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, जो कि 20 मिलीमीटर के बराबर है। आंसर मिलीमीटर में पूछा था।